हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद कपिल में। और ये इसका उम्मीद करते हैं कि पार्ट 6 है। पिछले 2-3-4 दिनों से क्लासें मिस चल रही थी, वो इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी एज ए एग्जामिनर प्रयागराज में, तो 2-3 दिन उधर वेस्ट हो गए। और चूंकि अभी रिकॉर्डिंग फ़ोन से ही होती है, इसलिए अदर भी क्लासें नहीं हो पाई, जैसे कि केमिस्ट्री की। अब जैसे हम नहीं होते हैं तो केमिस्ट्री भी क्लास बंक हो जाती है। तो कोशिश करते हैं कि इस बार पूरा सेटअप लगा लेंगे, कैमरा वगैरह बोर्ड वगैरह सब ले करके। तो ये जो जैसे मान लीजिए मैं नहीं हूं तो कोई और पढ़ा देगा अपना अदर सब्जेक्ट, यानी क्लासें फिर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। ऐसे क्या होता है कि हम जब नहीं होते तो फिर कोई भी क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए, हम इस बैच की तो कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, पर अगले बैच की मैं फुल गारंटी लूंगा कि मैं उसका पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पिछले अभी जो कुछ 2-4-5 दिन पेपर के लिए तैयारी के लिए आपके पास हैं, उनमें आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगेन कुछ हमने टॉप 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के, ठीक है ना। तो एक एक करके समझ लेते हैं। और यहाँ न्यूमेरिकल कराने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप वैल्यू को समझें, मात्रक वगैरह समझें, और कैसे कैलकुलेशन करनी है ये चीज समझें। बस अब अगर आप पेपर में ये चीज सोच के जाएंगे कि हमें यही वाला सवाल पेपर में एजिट मिलना चाहिए तभी हम कर पाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। फिर समझ में आ गई बात। तो पॉजिटिव सोचे, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए कि आपको लगना चाहिए कि अगर पेपर में ऐसा इस बेस पर या इस बेस पर या इनमें से कोई भी बेस पर अगर सवाल मिलता है, आप उसे अच्छे से फोड़ कर आने वाले हैं, है ना। इतना जब कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे तो यकीन मानिए कि कॉन्फिडेंस आपका वहां पहले पहुंचेगा सवाल तक, है ना। और फिर कुछ सवाल की आधी लैंग्वेज वगैरह तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है बिना किसी टेंशन के। जब आप डर डर के सवाल सॉल्व करते हैं देन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक एक करके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और ये टोटल 5 न्यूमेरिकल है। कितने न्यूमेरिकल है? 5। एक बार मार्किंग कर देते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है, और ये वाला डायग्राम दूसरा न्यूमेरिकल है, ये वाला तीसरा है, ये वाला चौथा मान लीजिए, और ये वाला जो डायग्राम है इसे 5वां न्यूमेरिकल मान सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये टॉप 5 सीरीज है, यानी हम टोटल कितने न्यूमेरिकल पर बात करने वाले हैं? 5 न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हमने लिखा नहीं, सारे डायग्राम वाले लिए हैं। तो पहला न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक कुंडली रखी है ना। कुंडली का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे मान लो हमने दे दिया PQRS। कुंडली का नाम क्या रख दिया हमने? PQRS। और ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो ये वर्गाकार कुंडली। वर्गाकार कैसे पता चली? तो इसकी ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई 15-15 है। इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ध्यान से अगर आप देखें तो ये इसको डायग्राम को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला वाला न्यूमेरिकल ये वाले जो आप ऐसे ऐसे सिरे देख रहे हैं एक्चुअल में मैग्नेट है, ठीक है ना। यानी 2 मैग्नेट के बीच ये कुंडली रखी हुई है। एक मैग्नेट का पोल ये N है, N बोले तो नॉर्थ, ये वाला साउथ, मतलब ये वाला उत्तर और ये वाला दक्षिण। इसके बीच में एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी लेंथ और विड्थ कितनी है वो चीज मेंशन है सवाल में। ये 15 साइड है और ये वाली भी 15 है, मतलब ये वाली वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसकी अक्ष पहचानना सीख लें। तो इसके मिडिल से ऐसे एक लाइन डाल सकते हैं। ये इसकी एक्सिस है, यानी ये कुंडली की अक्ष है, यानी कुंडली इस अक्ष के चारों ओर ही घूमने वाली है। कैसे घूमेगी इस चीज का हम पता लगाने वाले हैं, ठीक है ना। क्या क्या वैल्यू दे रखे एक बार समझ सकते हैं। करंट यहाँ पर ऊपर है और कितनी करंट है वह यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। करंट 1 एम्पियर है। यहाँ से ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है इस लाइन में ऐसे रहेगी, यहाँ पर करंट नीचे रहेगी, ठीक है। डायरेक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात भी समझनी है। मैग्नेटिक फील्ड यानी इन दोनों चुंबकों की वजह से कुंडली पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसकी जो वैल्यू है वो 0.5 T है। T का मतलब अगर आप नहीं जानते तो फिर वो टेस्ला लिखा है। क्या लिखा है? टेस्ला। आप इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर के रूप में भी देख सकते हैं। आपको फाइंड करना है टाउ। क्या फाइंड करना है? टाउ। टाउ को प्रत्यानयन या निहार ये नहीं कहेंगे, आप लिखेंगे विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। टाउ यहाँ पर क्या है? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। और कुंडली में फेरों की संख्या 100 है जो कि सवाल में मेंशन है। यानी ये वाली जो कुंडली हमने एक फेरे की बनाई है उसमें टोटल कितने फेरे हैं? 100। ये वाला N ये नहीं, ये वाला N एक्चुअल में नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला N जो 100 फेरे लिखे गए हैं वो कुंडली में राउंड के नंबर है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। मुझे टाउ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाउ। अब आप याद करें तो टाउ के लिए फार्मूला होता है NI AB sin थीटा।
टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो सवाल में सब कुछ दे रखा है, एन की वैल्यू भी है, आई की वैल्यू भी है, और ए को आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी साइडें दे रखी है और तुम्हें पता है वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, तुम इसका स्क्वायर करके ए निकाल लेंगे। बी भी सवाल में मेंशन है पर थीटा सवाल में नहीं है, तो सबसे पहले थीटा को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और जो थीटा है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कुंडली की अक्ष के बीच का कोण होता है। तो कुंडली की अक्ष और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो क्षैतिज रेखा में है, इसके बीच का कोण कितना है तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर रेखा है, मतलब 90 डिग्री। तो एक बात तो कंफर्म होगा कि थीटा 90 है। तो सवाल में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना ये? ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो एरिया नहीं सवाल में दे रखा है, तो एरिया निकाल लेते हैं। चूंकि ये जो अपनी कुंडली वो वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कि 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो अगर एरिया को सॉल्व करेंगे तो 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। सेंटीमीटर का भी गुणा हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हम लोग न्यूमेरिकल एसआई यूनिट में रखते हैं तो सेंटीमीटर को आपको मीटर बनाना पड़ेगा। एक सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 टू पावर -2 से गुणा करना पड़ता है, और 10 टू पावर -2 का भी जब स्क्वायर करेंगे तो घातों की हो जाती है, गुणा तो हो जाएगा 10 की पावर -4। मतलब ये चेंज होकर के वैल्यू बन जाएगी 225 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? अब तुम ध्यान से करो, सारी वैल्यू अवेलेबल है, आपको सिर्फ यहाँ रख करके कैलकुलेशन करनी है। तो चलो ध्यान से देखिए यहाँ फिर। अब टाउ मुझे निकालना है, क्या निकालना है, टाउ। अब यहाँ फार्मूला लिखा हुआ, सारी वैल्यू देख करके लिख दीजिए। एन की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, 100 है, और आई की वैल्यू सवाल में 1 है, ए की वैल्यू सवाल में ये है 225 इंटू 10 टू पावर -4, बी की वैल्यू सवाल में ये है 0.5, और साइन थीटा की वैल्यू 90 है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। साइन थीटा 90 है, साइन 90 का मान 1 होता है, ये बात आप जानते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए, बस कहानी खत्म। ध्यान से देखो तो सिर्फ 5 की गुणा इससे करनी, बाकी तो 100 को तो घात में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक रहेगा। 55 25 के 5, 5 दूनी 10, 10 1 सॉरी 10 2 12, हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 112.5। एक की गुणा करेंगे वही रह जाएगा, इनटू ये 10 की पावर -4 लिखा है, 10 की पावर 2 लिखा है, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं 10 की पावर -2। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो पूरी भी घातें हटा सकते हैं यहां से, न्यूटन इंटू मीटर, जो कि टाउ का मात्रक है। ये आपका पहला सवाल हो गया। यहाँ पर मेन चीज था कि थीटा कैसे पहचानेंगे, है ना। और एक चीज और पूछ लेगा कि कुंडली घूमेगी कैसे, है ना। इसका विक्षेपण बल जो आघूर्ण लग रहा है उसकी वजह से कुंडली दक्षिणावर्त घूमेगी या वामावर्त घूमेगी, उसी को समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, तो जो पैरेलल साइडें होंगी मैग्नेटिक फील्ड के, उन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये बात आप जानते भी हैं। जो परपेंडिकुलर रेखा है उन्हीं पर फोर्स लगेगा, तो एक इस रेखा पर फोर्स लगेगा, इस रेखा पर फोर्स लगेगा। तो इनको हम नाम दे चुके हैं उधर से ऑलरेडी, पी क्यू आर एस। ये वाली साइड पी है, ये वाली क्यू है, ये वाली आर है और ये वाली एस है। तो अब क्यू पी पर एक बार डायरेक्शन देख लीजिए फोर्स की, और आर एस पर देख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है। फोर्स निकालने के लिए आपको 2 रूल पढ़ाए गए होंगे। एक तो दाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं आप, जिसमें फिंगर्स शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, अंगूठा शो करता है करंट को, ये वाला सरफेस शो करता है फोर्स को। या तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं, जिसमें ये वाली उंगली शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली मध्यिका करंट को, और ये वाला अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। आप इसे भी लगा सकते हैं। तो चलो हम एक बार डायरेक्शन लगा के आप दिखा भी सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे है, मतलब जो इस साइड पर फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो कंफर्म है वैसे ही है, पर करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, तो इस बार फोर्स कहाँ है? अंदर की तरफ। यानी आरएस पर फोर्स अंदर है और इस वाले पर फोर्स बाहर है। अब तुम खुद बोलो, अगर जैसे मान लो हमने ये वाली चाक के डिब्बा ले लेते हैं, ये वाली हमारी कुंडली है, इस वाली साइड पर अगर हम बाहर की तरफ फोर्स लगाएं, यानी यहाँ से इसको हम ऐसे धक्का दें और इस वाली साइड को अंदर की तरफ धक्का दें, तो ये वास्तव में कुछ ऐसे मूव करना शुरू करेगी, कुछ ऐसे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और इसके अंदर से एक वर्चुअल रेखा जो इसकी एक्सिस है, यानी अपनी एक्सिस से ही ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगी। और जब एक्सिस से अपने ऐसे घूमना शुरू करेगी तो ध्यान से देखो, तो ये वामावर्त घूम रही है। कैसे घूम रही है? वामावर्त, जिसको तुम कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। कुंडली कैसे घूमना शुरू करेगी? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कुंडली ऐसे घूमना शुरू करेगी और इस
रोटेशन को ओमेगा से लिखा जाता है, जिसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इसी से जो करंट प्रोड्यूस होती है, तो आपने एसी वाले चैप्टर में विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला पढ़ रखा होगा, E बराबर NBA A ओमेगा साइड, NBA ओमेगा मैक्सिमम के लिए, E नॉट बराबर NBA ओमेगा। ये वही ओमेगा जिसको तुम कोड़ी वेग के नाम से जानते हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये वाले दोनों के दोनों सवाल एसी वाले चैप्टर से, ये बात तो कंफर्म आ रही होगी आपको, ठीक है ना। एसी से न्यूमेरिकल भी पेपर में बन जाता है, इसलिए एसी है, किरचॉफ वाला चैप्टर, इनके न्यूमेरिकल जरूर दे करके जाइएगा। हमने कोशिश करी एक एक दो न्यूमेरिकल सभी से बताने की, जो चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सर्किट सबसे पहले पहचान लीजिए। सर्किट का नाम ध्यान से देखो तो LCR है। कैसे, ये कुंडली लगी, इसको L बोलते हैं, ये संधारित्र लगा, इसको C बोलते हैं, ये रजिस्टर लगा, इसे R बोलते हैं। तो जब तीनों लगे मिल जाए तो सर्किट हो गया LCR। सर्किट कौन सा, LCR। सर्किट LCR है जिसमें 2 यूनिट लगाए गए, कौन कौन से, एक तो वोल्ट मीटर लगाया गया, एक अमीटर लगाया, यानी 2 डिवाइसेस लगाई गई हैं, एक वोल्ट मीटर, दूसरा अमीटर। आप सभी जानते हैं ये वोल्टेज की वैल्यू को पढ़ेगा और ये करंट की वैल्यू को पढ़ेगा, और इनके बीच एक एसी सप्लाई भी लगाई गई जिसका वोल्टेज वैल्यू है 90 वोल्ट। कितना है, 90 वोल्ट। सवाल में फाइंड क्या क्या करना, वो चीज यहाँ पर लिख रखी है। आप कह रहा है कि ए मतलब ए की वैल्यू समझ में आ रही है, ए का मतलब कि करंट बता दीजिए कितना, यानी ये वाला मीटर करंट कितना रीड करेगा, और वी मतलब ये वाला वोल्ट मीटर, यानी ये वोल्ट मीटर कितनी वैल्यू रीड करेगा। बस ये 2 सवाल पूछे गए आपसे। इसका मतलब वोल्टेज बताना है और करंट बताना है। करंट यहाँ पर बतानी है और वोल्टेज यहाँ पे बताना है। तो इस चीज को समझते हैं ध्यान से। तो ध्यान से देखो, तो ये जो इसमें करंट आएगा वो क्या आएगा, सर्किट LCR है, तो I बराबर V अपान Z। Z क्या है, Z इस सर्किट की प्रतिबाधा है ना। Z क्या है, सर्किट की प्रतिबाधा है। तो I बराबर V अपान Z। एक बात तो कंफर्म है कि V की वैल्यू सवाल में 90 दे रखी है, मिसिंग कौन है, Z मिसिंग है। तो Z के लिए पहले बात, LCR सर्किट के लिए सूत्र याद करो क्या होता है। तो LCR सर्किट के लिए Z का सूत्र होता है R स्क्वायर प्लस XL, माइनस भी बोल सकते हैं आप, इससे समथिंग बोले ज्यादा बेटर रहेगा, XC का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं फार्मूला तो सभी को बराबर याद होगा, यानी आप XL से भी XC को घटा सकते हैं, XC से भी XL को घटा सकते हैं। कुल मिला के ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ती है, या नहीं भी लोगे तो माइनस की वैल्यू अगर आ भी जाएगी, स्क्वायर कर देंगे देन वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप इसे माइनस भी समझ सकते हैं। अब सवाल को ध्यान से देखो, तो सवाल में XL और XC की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है और R की वैल्यू भी डायरेक्ट दे रखी है। जनरली सवाल में क्या करता है कि ओमेगा वगैरह की वैल्यू दे करके L की वैल्यू दे देगा, C की वैल्यू दे देगा, इनको दे करके विद इन XL और XC आपसे निकलवाएगा। पर यहाँ इत्तेफाक से सब कुछ बराबर दे रखा है, तो बड़ा सरल सवाल बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये वोल्ट सप्लाई कितनी है, 90। अब R की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, R की वैल्यू 3 है, तो 3 का कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस XL की वैल्यू बोलो कितनी, XL की वैल्यू है 6, माइनस XC की वैल्यू 2, और इस टोटल का भी क्या, स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लगा देना, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये हो गया 90, ये हो गया 9, प्लस 6 से 2 जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो हो जाएगा 25, 16 9 25, ठीक है ना। आप इसे ये भी तो लिख सकते हो 90, और ये 25 लिखेंगे और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, और 90 पर 5 का भाग देंगे तो ध्यान से देखो, तो करंट की वैल्यू 18 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18 एम्पियर। यानी जो अमीटर रीडिंग करेगा पाठ्यांक करंट का, वो कितना पड़ेगा, 18 एम्पियर। अब दूसरा सवाल ये कि ये जो V लगा है, इसमें V XL और XC के बीच लगा है, तो V की वैल्यू क्या है। तो ये चीज समझनी कि V लगा कहां पर है, V XC और XL से ज्वाइंट है, मतलब ये XC और XL की वैल्यू को पढ़ने वाला है। तो V जब फाइंड करेंगे तो बताओ V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर IR होता है ओम के नियम से, पर तुम्हें याद होगा जब XL और XC के बीच लगा है तो हम सिंपल यही कर देंगे यार, XL समथिंग XC, क्योंकि इनका भी मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। I की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, 18, ब्रैकेट में XL की वैल्यू बोलो कितनी है, 6, और ये 4 नहीं सॉरी 2, तो 6 से 2 जाएगा 4, और 4 की गुणा 18 से कर देंगे 72। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। यानी ये वाला जो V है उसका जो पाठ्यांक आएगा वो कितने वोल्ट आएगा, 72 वोल्ट आएगा। कोई गड़बड़ नहीं है, उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। समस्या सॉल्व है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसे इरेज करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और वो भी
सर्किट से ही है। अब कौन से सर्किट से इस चीज को तुम्हें समझना है ना? सर्किट बोलो कौन सा है, एक बार पढ़ते हैं। देखो ये कुंडली, ये हो गया L, ये कैपेसिटर है, ये हो गया C, ये ओम है मतलब रजिस्टर है, तो ये हो गया R। तो सर्किट बोलो कौन सा हो गया, LCR। LCR सर्किट का नाम LCR। अब सर्किट LCR पूछ क्या रहा है, वो चीज नीचे लिखिए। फाइंड Z, Z क्या याद है, परिपथ की प्रतिबाधा होती है। cos phi ये शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर है, और इसका मात्रक इसका जो मात्रक होगा वो कुछ नहीं होगा, इसका जो फार्मूला होता है वो R/Z होता है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके निपटा लेते हैं। इस फंक्शन का मतलब क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। v बराबर 100 sin 500t, जो हमने उधर v लिखा उस v का मतलब वोल्ट, यानी इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है। इस चीज से तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, तो तुलना करनी तुम्हें आनी चाहिए। तुलना करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं फंक्शन लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो बोलो सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में V0 की वैल्यू 100 वोल्ट दे रखी है और ओमेगा की वैल्यू 500 दे रखी है। सबसे पहले तो तुम्हें ये करना आना चाहिए, इसका मात्रक होता है रेडियन बटे सेकेंड। कोड़ी वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन बटे सेकेंड, क्योंकि ये थीटा/टाइम होता है, ठीक है ना। अब क्या कोड़ी परिवर्तन किधर कोड़ी वेग होता है, तो 500 रेडियन बटे सेकेंड। बात क्लियर होगी यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब तुम ध्यान से देखो, तो मुझे Z निकालना है। क्या निकालना है, Z। तो सबसे पहले Z के लिए फार्मूला लिख देते हैं, फिर तुम्हें ये चमकेगा कि कौन सी वैल्यू दी और कौन सी वैल्यू निकालनी। तो अभी भी तो LCR सर्किट के लिए Z लिखा गया था। क्या लिखा गया था, लिखा गया था R² प्लस XL माइनस XC, बोल लो कोई बुराई नहीं है। ये वाला फार्मूला है Z निकालने का। अब तुम सवाल में वापस जाओ और तुम देखो ध्यान से कि इसमें से कौन सी वैल्यू दी है, कौन सी वैल्यू नहीं दी है। ध्यान से देखो, तो ये सारी वैल्यू LCR की दे रखी है, XL XC की वैल्यू तुम्हें नहीं दे रखी है। तो XL XC की वैल्यू तुम्हें इस बार निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, हम XL XC यहाँ पे निकाल लेते हैं। XL की वैल्यू होती ओमेगा है। कभी कभी सवाल में ओमेगा दे रखा होता है तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, कभी कभी नहीं दे रखा होता है तो इसकी जगह पर आवृत्ति दे रखी होती है, तब हम ओमेगा लिखने के लिए ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर लेते हैं, ओमेगा बराबर 2πn, ठीक है ना। और कभी कभी आवृत्ति भी नहीं दे रखी होती, वो टाइम के साथ होती है तो 2π/t हो जाता है ना, क्योंकि n बराबर 1/t होता है, ठीक है ना। तो जितना हो सके वेरिएशन समझो, क्योंकि बेस फार्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिलता है बोर्ड में, है ना। वो घुमाएगा सवाल को, कितना घुमा सकते हो चीज पहले सीख के जाइए आप। अब तुम ध्यान से देखो, तो ओमेगा की वैल्यू इस पर डायरेक्ट है 500, और L वगैरह की वैल्यू सवाल में दे रखी है। L की वैल्यू 0.16 है, जिसका मात्रक आप सभी जानते हैं हेनरी होता है, जिसको हमने H से लिख भी रखा है ना। अब ध्यान इसकी गुणा कर लीजिए, तो 16×5 = 80, 5 के साथ गुणा किया हमने, 80 आ गए, 2 जीरो और ऐड कर लिए, और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लिया। तो ध्यान से देखो, तो XL की वैल्यू 80 आ गई, और जो कि मात्रक ओम रहता है तो ओम ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो XL बराबर कितना आ गया, 80, दशमलव के बाद 2 जीरो, उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसे XC निकाल लो। क्या निकाल लो, XC। XC का फार्मूला होता है 1/ω/c। क्या होता है, 1/ω/c। अब 1 तो 1 ही रहेगा। ओमेगा की वैल्यू बोलो कितनी सवाल में, 500 है, जो कि फिक्स है, और C की वैल्यू सवाल में 40 माइक्रोफैराड दे रखी है। तो 40 और गुणे में 10⁻⁻⁶ भी लिखेंगे, क्योंकि वो माइक्रो का वैल्यू होता है। इसे सॉल्व कर लेंगे यार, तो हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है, 5 × 4 देख सकते हैं। बाकी हमने जीरो क्यों काटे वो भी समझा रहे हैं, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो इंटू में हमने लिखा 10⁻+3, और नीचे 10⁻⁻⁶ प्लस का, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमने ऊपर जाकर के सीधा +6 लिख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अच्छा 10 जब ऊपर नीचे घाते सेम होती तो कट जाती हैं, तो 3 घाते ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो ऊपर 3 घाते बचेगी, ऊपर 3 घाते बचेगी, मतलब ऊपर 1000 बच जाएगा, और नीचे 20 बच जाएगा। 5 × 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो आंसर 50 आ जाएगा, यानी XC की वैल्यू 50 ओम आ गई। उम्मीद करते समझ में आया। इसे बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, और इसे बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। अब सवाल अगर यहाँ तक आया हो तो तुम्हें इन्हीं को बस तो सॉल्व करना था, इनकी वैल्यू निकाल के तैयार करके अपना आंसर निकल आएगा, क्योंकि R की वैल्यू तो डायरेक्ट सवाल में 40 दे रखी है, ठीक है ना। तो चलो इधर देखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। R की वैल्यू कितनी है, 40, 40 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, प्लस XL माइनस XC, XL की वैल्यू बोलो कितनी, 80 और माइनस का 50, है ना, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब 40 का स्क्वायर कर लो पहले, तो चाहे तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 40 स्क्वायर प्लस 80 से 50 घटा दीजिए 30,
इसका स्क्वायर और टोटल पे क्या स्क्वायर रूट। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद होगी, 4 का अभी पीछे में किया भी था, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आंसर 5 आया था, और 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर करके अगर हम जोड़े तो आंसर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। तो ध्यान से देखो तो सवाल में जो जेड है वो 50 आ गया, और इसका भी मात्रक ओम होता है। प्रतिघात और प्रतिबाधा जितनी भी वैल्यू है सबके जो मात्रक होते हैं वो ओम होते हैं, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 50 ओम आ गई। पर एक चीज इसमें और भी निकालनी है, cos फाई निकालना है। cos फाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये पावर फैक्टर है, ये सवालों में खूब पूछा जाता है, और cos फाई का सूत्र होता है r/z। अब r की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी, r की वैल्यू तो 40 है और z की वैल्यू 50 है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.8। कभी कभी तो वैल्यू भी देगा कि cos फाई 0.8 बराबर इतने डिग्री, तो डिग्री भी वाला आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा, हमने आपको याद दिला दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के मात्रक ओम होते हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं आएगा, मतलब ये विमाहीन राशि, जो पावर फैक्टर है वो एक विमाहीन राशि है। और याद रखना एक चीज और सबसे मस्त बता दें, cos फाई की वैल्यू हमेशा 1 के आसपास होगी, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू भाग करती है वो लगभग अप्रॉक्स रहती है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू cos फाई की आएगी वो हमेशा 1 आएगी। कितनी आएगी 1 आएगी, मतलब ज्यादातर ये उत्तर हमेशा 1 से डाउन रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 न्यूमेरिकल उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है ना। और वो मैग्नेटिज्म से है, 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल है, उन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलो देखते हैं वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना उधर से। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक तो ऐसे लूप बना हुआ है ना, और इसी वायर से लूप बना हुआ है, तो यहाँ से करंट है कितनी वो भी आगे मार्क होगी, और इस वायर से सेंटर तक की इस पॉइंट को सी माना गया है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ जब ऐसे करंट जाएगी तो इस साइड पे यहाँ ऐसे करंट, और इस साइड पे ऐसे करंट, यहाँ से सीधी निकल जाएगी, और करंट का जो मैग्नीट्यूड सवाल में वो 10 एम्पियर है। इतना सवाल दे रखा है। सवाल में पूछ क्या रहा है, कह रहा है वेक्टर बीसी बता दीजिए कितना। वेक्टर बीसी का बहुत सिंपल मतलब ये है कि पॉइंट सी पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, साथ में इसका डायरेक्शन भी बताना है, इसलिए उसको वेक्टर बीसी लिखा गया है। मतलब आपको ये चीज फाइंड करनी है। वेक्टर बीसी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको समझना है ये डायग्राम कितने भागों में डिवाइड है। तो इसमें 2 एक्चुअल में पॉइंट है, एक तो वायर है और दूसरा लूप है, ठीक है ना। लूप की वजह से पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, अगर हम करंट वायर की वजह से यहाँ पर मान लो मैग्नीट्यूड माप करें किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पर बोलो, तो ध्यान से करंट की दिशा में अंगूठे को रख दिया, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना उसकी तरफ उंगलियां फैलाते हैं, तो ये वाला जो सरफेस है ये ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो ध्यान से देखो, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, बात समझ में आ गई ना। और वहीं पर अगर हम लूप की वजह से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर करंट ऊपर है, लूप की वजह से इस वाली साइड पे करंट ऊपर है, तो पॉइंट ऐसे बिहेव करेगा, तो इसकी वजह से भी बाहर ऐसे, तो दोनों की वजह से लंबवत बाहर। तो हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं वेक्टर बी डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वायर, ठीक है ना। वायर क्या वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, 2 पाई आर, और डायरेक्शन बोलो लंबवत बाहर। अब ये भी तो निकाला हमने, लंबवत बाहर, ठीक है। ऐसे लूप की वजह से देख लो, तो वेक्टर बी एल फॉर लूप, लूप मतलब ये वाला सर्कल, इसकी वजह से जो फार्मूला होता है उसके लिए हम लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पाई नहीं होता इसमें। डायरेक्शन की बात करें तो ये भी लंबवत बाहर है, यदि पॉइंट सी पर वायर की वजह से भी आंसर बाहर, वायर की और लूप की वजह से भी आंसर बाहर। अब याद करो, किसी पॉइंट पर जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो ऑलवेज जुड़ जाते हैं। जैसे हमने कहा ये पॉइंट सी है ना, और इस पॉइंट पर एक वेक्टर बी डब्ल्यू है और अगला वेक्टर बी एल है, और दोनों ही के दोनों सेम डायरेक्शन में है। याद करो, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, तो बी डब्ल्यू प्लस बी एल, और बीसी की भी डायरेक्शन वही होगी जो बी डब्ल्यू और बी एल की होगी, यानी पॉइंट सी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लंबवत बाहर की ओर होगा, जिसका हमने बीसी का डायरेक्शन बोल रखा है, ठीक है। अब बोलो बीसी क्या लिखा जाए, तो वेक्टर बीसी लिखने का तरीका है, वेक्टर पढ़ रखा सभी ने, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो तो ऐड कर दीजिए एज इट, वेक्टर बी डब्ल्यू
प्लस वेक्टर BL, डायरेक्शन वही होगी जो इन दोनों की है, तो आंसर आएगा लंबवत बाहर, या आप इसे ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलो क्या करें, BW BL की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए यार। तो ध्यान से देखो, जब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो पाई छोड़ करके बाकी सब कुछ तो कॉमन है यार, तो हम सीधा सीधा लगा रहे हैं V0I/2R, V0I/2R। ध्यान, तो ऊपर वाले में बच गया 1/पाई और नीचे वाले में कुछ नहीं बचा, तो हमने इसमें 1 ले लिया, ठीक है ना। अब बोलो क्या करें, ये यहां पर गुणा कर जाएगा, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वेक्टर BC बराबर, इसकी हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। V0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू सवाल में मेंशन है 10 एम्पियर, और R 2R है ना, तो 2 ले लिया, और R की वैल्यू भी सवाल में दे रखी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10⁻², है ना। ये हमने सीधा सीधा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो कि हमने मीटर में चेंज कर दिया। ये बोलो क्या करेगा, पाई ऊपर गुणा कर जाएगा, तो 1 प्लस पाई हो जाएगा, 1 प्लस पाई, और अपान में भी पाई हो जाएगा। तो पाई नीचे लिखने का बहुत सरल तरीका ये था कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो क्या करें, अब कुछ और कर सकते हैं, काट दीजिएगा, 2 से 2 4 काट दीजिए तो 2 आ जाएगा, ये वाले 10 से 10 काट दीजिएगा, इतना तो कट गया आसानी से। चलो देखते हैं घातों को, 2 गुणे 10⁻⁷ गुणे 1 की वैल्यू में पाई जोड़ेंगे तो ये 3.14 इसका होता है, एक जोड़ देंगे इसमें तो 4.14 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एक इसमें ऐड कर दिया हमने, 4.14 हो गया। नीचे बोलो कितना बचा, नीचे बचा 10⁻²। ऊपर नीचे घाते समान है, काट सकते हो, तो -5 ऊपर बच जाएगा, बाकी सब गुणा कर लीजिएगा। 414 की गुणा 2 से करेंगे 828 आ जाएगा, तो 8.28 आ जाएगा गुणे, ये -2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस के साथ से प्लस का 2 घटा दीजिए तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है टेस्ला के रूप में। किस रूप में, टेस्ला के रूप में। ये आपका करेक्ट आंसर है, जिसका डायरेक्शन किधर है, लंबवत बाहर की तरफ। ये बात भी आपको पेपर में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल नहीं पूछ रखा है वेक्टर BC, समझ में आ गया ना। पॉइंट C पर मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन निकालना है आपको, है ना। तो 8.28 गुणे 10⁻⁵ टेस्ला, और डायरेक्शन लंबवत बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट सवाल की, और लास्ट सवाल अगर तुम देख पा रहे हो तो ये डायग्राम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, सॉरी परिपथीय नियम नहीं है, एम्पियर नियम है ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। परिपथीय नियम अलग होता है, इंटीग्रल μ0 है ना, B.dl बराबर μ0 I होता है ना, पर ये एम्पियर परिभाषा से, जिसमें 2 वायर समांतर लिए जाते हैं, जिसमें डायरेक्शन दोनों में सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, वो डिसाइड करता है आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। जब सेम डायरेक्शन होता है तो आकर्षण होता है, जब डायरेक्शन उल्टी होती है, जैसे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर नीचे, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ये बात भी आपको याद करनी पड़ती है। तो चलो 2 वायर हैं, लिख लेते हैं, समांतर 2 तार हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। यहाँ पर करंट 5 एम्पियर है, यहाँ पर करंट 15 एम्पियर है। दोनों के बीच में एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम P है, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर दे रखी, जो कि सवाल में आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि पॉइंट P पहले वाले तार से 0.5 मीटर दूर होगा, और दूसरे वाले तार से भी 0.5 मीटर दूर होगा, क्योंकि पॉइंट P बीच में है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर को हाफ कर दिया, ठीक है। बाहर की तरफ एक पॉइंट Q लिया गया इसी x पर, यानी इसी h पर, और जिसका डिस्टेंस भी सवाल में मेंशन है 0.05, यार 0.5 नहीं है, ये 5 होगा मेरे ख्याल से, वरना डिस्टेंस ऐड करने में दिक्कत आ जाएगी। 0.5 होगा, वो मिसप्रिंट हो गया मेरे से, उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा। अब ये तो बना दिया हमने सवाल, पूछ क्या कह रहा है, पूछ रहा है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, वो भी वेक्टर BP, वेक्टर BQ, मतलब पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन, और F/L यानी तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, 3 चीजें फाइंड करनी है। तो चलो एक एक करके निपटा लेते हैं। मान लो हम पहले BP लिखने वाले हैं, ठीक है। अब BP लिखने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप A और B की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेंशन करो। आप जब डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं तो आप वेक्टर रूल में बहुत आसानी से घुस जाएंगे, आराम से न्यूमेरिकल लग जाएगा। ध्यान से देखो, तो किसी भी वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप दाएं हाथ का नियम यूज कर सकते हैं। ये कोई वैज्ञानिक नाम से नहीं, ऐसे दाएं हाथ का नियम है, जिसमें अंगूठे को रखते हैं धारा की दिशा में, अंगुलियां उधर रखते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये वाला सरफेस जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसमें करंट ऊपर है, पॉइंट इधर है, तो इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। जबकि अगर इस वायर की वजह से बात करें तो करंट ऊपर है,
पॉइंट इस तरफ लेना पड़ेगा तो उंगलियां इधर घूमेंगी, यानी इस पर बाहर होगा, यानी ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी पॉइंट पी पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से लिखते हैं और अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से लिखते हैं। गड़बड़ लिख दिया, उल्टा हो गया। इसकी वजह से अंदर है और उस वाले वायर की वजह से बाहर है। मतलब हमने इसको मार्क किया बी ए और इसको मार्क किया बी बी। तार ये बी है, ये तार ए है, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो, थोड़ा समझने वाली बात है। दोनों के लिए फार्मूले तो सेम लिखेंगे, दोनों के लिए दूरियां भी सेम है, तो चेंज क्या है? करंट। तो जो करंट ज्यादा है वही का तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब अगर मुझे बीपी लिखना हो तो ध्यान से देखो, तो दो वेक्टर अपोजिट हो गए। ये वेक्टर अंदर है बीए वाला और बीबी वाला वेक्टर बाहर है। तो जो वेक्टर अपोजिट रहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट ये वाला पी लिया, बीबी को हमने मान लिया ऐसे वर्क कर रहा है और बी ऐसे वर्क कर रहा है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो पी पर जो नेट आंसर आएगा वो ऑलवेज इनके अंतर के बराबर होगा। अब अंतर में कैसे पहचानेंगे कि बी वाला बड़ा है कि ए वाला बड़ा है? तो इसके लिए आपको दूरियां देखनी पड़ती है और मैग्नेट करंट देखनी पड़ती है। तो दूरियां तो दोनों में सेम है, तो दूरियों से तो पता चलेगा नहीं कि किसकी वजह से ज्यादा है। तो आप करंट देख लीजिए, जिसकी करंट ज्यादा उसी का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। ऐसा आपने बायो-सेवर्ट नियम में पढ़ा भी होगा। तो हम बताओ क्या करें? तो ध्यान से देखो, तो वेक्टर बी का वैल्यू ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी करंट 15 एम्पियर, इसकी करंट 5 एम्पियर है, माइनस वेक्टर बी ए। याद रखना है, जिस वेक्टर से घटाते हैं उसी का डायरेक्शन लिखा जाता है। तो बी वाले का डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की तरफ, और ए वाले का कहाँ है? अंदर। तो जिससे घटाएंगे उसी का डायरेक्शन लेंगे। तो हम यहाँ पर आंसर बोलो क्या लिखेंगे? लंबवत बाहर। यानी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर की वजह से होगा वो लंबवत बाहर की तरफ होगा, वो भी आकर्षण होगा। कैसा होगा? आकर्षण। क्योंकि दो तारों में करंट करंट सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, इसलिए आकर्षण होगा, यानी दोनों तार एक दूसरे की ओर खींचेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इनके हम फार्मूले लिखने वाले हैं। तो फार्मूले याद करो, क्या होता है इसके लिए? म्यू नॉट, करंट चूंकि है तो इसे I1 मार्क कर लिया, 2 पाई R। R1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों दूरियां सेम है, माइनस म्यू नॉट I2 ना लिखे, इसे I2 लिखे, है ना, इसे I1 लिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ की करंट को मान लेते हैं I1 मान लिया और यहाँ की करंट I2, तो घटाएंगे I2 से क्योंकि I2 करंट मैक्सिमम है। म्यू नॉट I1 अपान बोलो 2 पाई R। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आया होगा। अब क्या करें बोलो? अब क्या करें? इसी को सॉल्व कर दे बस, है ना। तो ध्यान को पूरा कॉमन है यार, इतना चीज I2 और I1 ही अंदर बचेंगे। तो आएगा वेक्टर BC ने BP, है ना, BP म्यू नॉट I1 नहीं अपान 2 पाई R। इतनी चीज कॉमन है, अंदर आएगा I2 माइनस I1, ठीक है ना, I2 माइनस I1, सब कुछ तो कॉमन हो गया। अब बोलो क्या करें? म्यू नॉट की वैल्यू हम सभी जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, 2 पाई, और R की वैल्यू ये है तो R 0.5 है तो हमने 0.5 लिख दिया, ठीक है ना, इंटू I2 से I1 घटा दीजिए तो 15, ये 5 तो आंसर सीधा सीधा 10 आ गया, है ना। अब बोलो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 आ गया। दशमलव से ऊपर क्या लगा दिया हमने? 0 लगा दिया, और इसे भी सॉल्व कर दिया तो 20 आ गया। 20 गुणे 2 कितना होता है? 40 होता है, गुणे 10 की पावर माइनस 7 होता है। तो अब चाहो तो यही आंसर है, या नहीं चाह रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा ये लिख सकते हो टेस्ला के रूप से, ठीक है ना। ये तो हो गया वेक्टर बीपी। डायरेक्शन बोलो कहाँ है? डायरेक्शन बाहर, ये इधर लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब बताओ मुझे याद करना है बीक्यू। पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बोलो क्या करें? इसके लिए तुम ध्यान से देखो, इस वायर की वजह से पॉइंट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ भी करंट ऊपर है, पॉइंट ऐसे है दोनों की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो बोलो क्या लिखें? BA प्लस BB, खत्म कहानी, ठीक है ना। अब बोलो क्या करें? इन दोनों की एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। अब BA के लिए बताओ क्या लिखोगे तुम? तो म्यू नॉट I लिखे कि I1? तो आप कहेंगे I1 लिख लो। क्या लिख लो? I1 अपान 2 पाई। अब R1 R2 वेरी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले वाले वायर से पॉइंट क्यू की दूरी है 5 5 10 5 15, है ना, तो 1.5 हो गई है, 1.5 हो गई। जबकि दूसरे वाले वायर से क्यू की दूरी बोलो कितनी? तो 0.5 है, तो इसका वाला ये भी वेरिएबल है। तो इससे हम लिखेंगे R1
माइनस नहीं प्लस, क्या लिखे हम, म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई R2। समझ में आया सभी को? ध्यान से देखो तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया यार इस बार म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अंदर हो गया I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। ठीक है ना? ये चीज उम्मीद करते हैं सभी को आ रही होगी। चूंकि ये वाले सवाल लगाए जा चुके हैं तो इन्हें हम यहां से हटा सकते हैं, बोर्ड खाली हो जाएगा। चलो अब बताओ क्या करें, वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हम सभी जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 अपान में 2 पाई। I1 की वैल्यू बोलो कितनी है 5 और R1 की वैल्यू बोलो कितनी है 1.5। चूंकि मीटर में तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्लस। I2 की वैल्यू सवाल में 15 है और दूसरे वाले तार से क्योंकि दूरी 0.5 है। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई 2 से 4 तो अंदर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। दशमलव से यहां 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव से यहां 0 बढ़ा लीजिए। इसे सॉल्व कर ली, सॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ेगी, सीधा एलसीएम ले लो यहाँ पर, है ना? 15 एलसीएम ले लीजिए। 15 का भाग 15 पे लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा 50 हो गया। प्लस इसका भाग इस पे लगेंगे 3 आ जाएगा और 3 की गुणा 15 से करेंगे मतलब 150 से करेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, चलो 450 हो जाएगा। ये समझ आ गया ना? दशमलव से हमने ऊपर 0 बढ़ाया तो 150 तो पहले ही हो गया और 5 का भाग 15 पे देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की गुणा 150 से करेंगे 450 आ जाएगा। 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 इंटू ये हो जाएगा 500 और बटे में कितना आ जाएगा 15। ठीक है ना? काट दीजिएगा भैया, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 100। ठीक, ये आ जाएगा 200 बटे 3 गुणे में 10 की पावर माइनस 7। आप चाहो तो यही लिखा रहना, या तो फिर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं 66.67 करके, तो 7 हमने लिख दिया गुणे 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला। ये बीपी नहीं है, ये बीक्यू है। ठीक है ना? डायरेक्शन बोलो किधर होगी, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, तो आप क्रॉस लगा के भी दिखा सकते हो, पर गुणा मत लिखना, आप सीधा लिखना लंबवत अंदर। ये कहां था, लंबवत बाहर। ठीक है? अब एक चीज और निकालनी, एफ अपान एल। क्या निकालना है, एफ अपान एल। एफ अपान एल के लिए फॉर्मूला ये होता है नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान में R। ठीक है? तो इसकी कंप्लीट वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7। I1 I2 के मान आपको दिख रहे होंगे 5 गुणे 15 और R मतलब दोनों तारों के बीच की दूरी, और दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है तो 1 लिख दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 150, तो मतलब आंसर आ जाएगा 150 गुणे 10 की पावर माइनस 7। ये आ गया एफ अपान एल, और एफ अपान एल तो मात्रा क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर गलती से हमने कहीं पर गलत कर भी दिया हो तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उसे सही करना। ठीक है? हो सकता है फ्लो में कभी गलतियां हो भी सकती हैं, परफेक्ट 100% तो हम भी सही नहीं हो सकते, है ना? इस चीज को समझिए, हम कैलकुलेटर नहीं है, ह्यूमन है, तो गलतियां तो स्वाभाविक हैं, आप भी करेंगे, हम भी करते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बेहतरीन लगे होंगे और समझ तो जरूर आए होंगे। एक बार में ना समझ आए एक बार और देख लीजिएगा, यानी 2 बार एटलीस्ट आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप पेपर में इस प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं आप नहीं छोड़ने वाले, मतलब बेहतरीन ढंग से आप कर पाएंगे। ठीक है ना? वीडियो पसंद आया करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, और आपकी जो भी डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं। हम किसी भी कमेंट को बिना रिप्लाई के नहीं छोड़ते, यानी हम सबको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी कमेंट बहुत नॉर्मल बहुत कम बच्चों के आते हैं तो हम देख भी पाते हैं। हालांकि कुछ टाइम ऐसा आएगा एक दिन कि शायद सारे कमेंट रीड करना मुश्किल काम होगा। ठीक है? उस दिन का जरूर इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।